जी, जी सर। सर आप स्टार्ट कर दीजिए। हाँ जी, जी। नमस्कार बच्चों, मैं राकेश डबरिया। आज हम रीतिकाल पढ़ेंगे। रीतिकाल हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काल है, जो मध्यकाल के अंतर्गत उत्तर मध्यकाल के अंतर्गत आता है। इसकी समय सीमा, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसकी समय सीमा विक्रम संवत 1700 से 1900 तक मानी जाती है। यह विभाजन, यह वर्गीकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था सन 1643 से 1843 तक। अब बच्चों, रीतिकाल को पढ़ने से पूर्व हम रीति को जानने का प्रयास करेंगे। रीति से क्या अभिप्राय है? रीतिकाल में जो रीति है उसे क्या कहते हैं? इस प्रश्न को लेकर विद्वानों में काफी बड़ा मतभेद रहा है कि रीतिकाल में निहित रीति शब्द का क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ लिया जाए। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह काव्य शास्त्र का रीति संप्रदाय है। बच्चों ध्यान दो, यह काव्य शास्त्र का रीति संप्रदाय है, जिसके प्रवर्तक आचार्य वामन थे। इस संप्रदाय में काव्य की प्रमुख शैलियों के रूप में रीतियों की चर्चा की गई है। भाषा के विशेष प्रकार के प्रयोग से रीतियां निर्धारित होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और सहित कई विद्वानों ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि रीतिकाल नामकरण में रीति शब्द का प्रयोग रीति संप्रदाय के संदर्भ में नहीं हुआ है। इसका अर्थ है अनुकरण करने की प्रवृत्ति। बच्चों ध्यान दो, रीति का शब्द है अनुकरण करने की प्रवृत्ति। इस काल में बहुत सी रचनाएं काव्य शास्त्रीय या अन्य प्रकार के शास्त्रीय ग्रंथों के अथवा सिद्धांतों के अनुकरण में लिखी गई है। अनुकरण की यह प्रक्रिया या मानसिकता ही रीति कहलाती है। इस अर्थ में रीति काव्य वह काव्य है जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को ध्यान में रखकर की गई है। रीतिकाल की इस अनुकरण मूलक मानसिकता के लिए रीति शब्द का प्रयोग हिंदी के आधुनिक साहित्यकारों ने नहीं किया, बल्कि यह रीतिकाल के कवियों ने ही इसका अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया था। उदाहरण के लिए हम कुछ कवियों के कथन देख सकते हैं। रीति सुभाषा कवित्व की बनरत बुद्ध अनुसार अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। इस प्रकार देखें तो रीति शब्द के इस प्रकार के सर्वसम्मत प्रयोग के कारण ही हिंदी साहित्य इतिहासकारों ने भी इस काल की विशिष्ट काव्य प्रणाली को रीति काव्य करना ही ठीक समझा। अब हम बच्चों देखते हैं रीतिकाल का नामकरण। रीतिकाल का नामकरण जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्य काल, जैसा कि हमने बताया था, 1650 से 1850 ईस्वी के बीच है। नामकरण की दृष्टि से भी विभिन्न विद्वानों में अलग अलग प्रकार का मतभेद विद्यमान है। मिश्र बंधु ने इस काल को अलंकृत काल कहा। मिश्र बंधु ने इस काल को अलंकृत काल कहा। तो वहीं जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगाल का तथा रमाशंकर प्रसाद और भागीरथ मिश्र ने इसे कलाकाल कहा। इसका पर्याप्त विवेचन करते हैं हम। सबसे पहला है अलंकृत काल। मिश्र बंधुओं ने इस नामकरण का आधार उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार है। वह कहते हैं
इस समय के कवियों ने सालंकार भाषा लिखने का अधिक प्रयत्न किया। यहाँ अलंकार शब्द अंग्रेजी के ऑर्नेट के अर्थ में प्रस्तुत किया गया है। बच्चों ये ध्यान दो कि यह अलंकार शब्द अंग्रेजी के ऑर्नेट के अर्थ में प्रस्तुत किया गया है। अलंकारों के प्रचुर प्रयोग से कवि व श्रोताओं को चौंकाना चाहते थे, किंतु अलंकृत को उत्तर मध्य काल के नाम के रूप में स्वीकृति देना कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि पहली बात यह कि यह केवल कवि अलंकृत, यह कविता केवल अलंकृत ही नहीं है, अन्य काव्यांग जैसे रस, शब्द, ध्वनि आदि भी इस काव्य में यथोचित स्थान पाते हैं। कवियों ने अलंकार पर ध्यान कवियों ने अलंकार से अधिक रस पर भी ध्यान दिया है। इसके अतिरिक्त अलंकार नामकरण व्यक्त कर दे तो लक्षण ग्रंथ को भी यह समेट नहीं पाता। आगे हम देखते हैं श्रृंगारकार। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल कहा है। इसका कारण यह है कि इस युग में जो कविताएं या जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो श्रृंगार की दृष्टि से ओतप्रोत रचनाएं हैं और श्रृंगारिक रचनाएं भी अधिक मिलती है। रस का प्रमुख तत्व अन्य काव्यांगों पर भी रहा है, श्रृंगार का रसों पर भी। मिश्र जी ने इस नाम के पीछे यह तर्क दिया कि शुक्ल जी द्वारा दिया गया रीतिकाल में धनानंद, आलम, बोता ठाकुर, द्विजदेव आदि की रचनाएं श्रृंगार काल को मानने के पीछे भी हमें पर्याप्त समस्याएं नजर आती है। जैसे इस युग की अधिकांश रचनाएं श्रृंगारिक तो है, किंतु ये भाव कवियों का मूल विषय नहीं है। ये दरबार की इच्छा, बच्चों ध्यान दो, ये दरबार की इच्छा के सामने ओढ़ा गया भाव है। ये दरबार की इच्छा के सामने ओढ़ा गया भाव है। अब हम देखते हैं कलाकाल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल और भागीरथ मिश्र ने इस काल को कलाकाल कहा है। इसके पीछे तर्क यह है कि इस काल की कविता ने कला को केंद्र में रखा है, तथ्य को नहीं। दूसरी बात यह है कि इस काल में कविता किसी गहरे दायित्व बोध या काव्यत्व के प्रति निष्ठा के भाव से नहीं लिखी गई, बल्कि यह कला के रूप में लिखी गई है। यह नाम एक हद तक ठीक भी है और सही भी है कि इस युग में दरबारी माहौल था, जहां कविता का उद्देश्य वाहवाही लूटकर अधिक से अधिक धन की प्राप्ति करना था। कविता को एक कलाकारी के रूप में देखा गया, किंतु यह भी सही है कि इस काल के कई कवियों को यह नाम नहीं समेट पाता। इसमें भक्ति परक, वीरता परक और नीति परक साहित्य लिखने वाले कवियों के लिए यह बात सही नहीं है। इसके अतिरिक्त रीतिमुख कहे जाने वाले कवियों जिसमें आलम, बोध, ठाकुर आते हैं, के संबंध में एकदम गलत है। ये सारे कवि कर्म गहरे दायित्व बोध की स्थापना करने वाले कवि है और कविता को केवल एक कलाकारी समझने का विरोध भी करते हैं। इसलिए घनानंद कहते हैं, लोग है लागी कवित्व बनावत, लोग है लागी कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। और ठाकुर तो ऐसे कलाकारी कवियों को करने वाले कवियों पर आक्रमण भी करते हैं। वह कहते हैं, डेल सो बनाए आए मेलत, डेल सो बनाए आए मेलत, सभा के बीच से लोगन है कवित्र की वो खेल हरि जानो है। अब हम आते हैं रीतिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल के लिए रीतिकाल नामकरण किया है। संभवत है शुक्ल जी को इस नामकरण की प्रेरणा ग्रियर्सन से मिली है। ग्रियर्सन का ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में इस युग को आदिकाल कहा गया है।
यहाँ रीति शब्द का संबंध आचार्य वामन के रीति संप्रदाय से नहीं जोड़ा गया, बल्कि काव्य शास्त्र के नियमों के अनुसार लिखी गई कविता या लक्षण ग्रंथों से है। रीति काव्य, रस रीति, अलंकार रीति आदि शब्दों का प्रयोग इस काल के अनेक कवियों ने स्वयं किया है। चिंतामणि ने लिखा है, रीति सुभाषा कवित्व की बुद्ध अनुसार, तो भिखारी दास कहते हैं, काव्य की रीति सीखी सुकवि सो और देव की मान्यता है, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। आचार्य राम शुक्ल स्पष्ट कहते हैं कि रीति शब्द एक बंधे बंधाए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को रीति शब्द एक बंधे बंधाए अर्थ में मिल गया था, अतः अपनी ओर से उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया और उसी रूप में स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार रीति शब्द को रूट के अर्थ में ग्रहण करते हुए वह कहते हैं, रीति काव्य वह है जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति और नियमों को ध्यान में रखकर की गई हो। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल के अनेक कवियों ने संस्कृत काव्य शास्त्र के नियमों की बंधी बंधाई परिपाटी पर अपनी काव्य रचना की थी। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें रीति कवि और उनके काव्य को रीति काव्य की संज्ञा दी। तो बच्चों, हम निष्कर्ष रूप में यही कहना चाहते हैं कि रीति काल ही इस काल के लिए सर्वश्रेष्ठ नामकरण है। इसका कारण है कि इस युग के अधिकांश कवियों की लक्षण ग्रंथ रचना की प्रवृत्ति थी। मतीराम, केशव, पद्माकर, जसवंत सिंह, भिखारी ठाकुर, देव आदि ऐसे कवि हैं जिन्होंने काव्य शास्त्र के अंगों पर कुछ ना कुछ जरूर लिखा है। इसके अतिरिक्त बिहारी जैसे कवियों ने, जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना कही, उनके पद भी स्पष्ट काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों के अनुकरण पर ही लिखे गए हैं। जैसा कि जसवंत सिंह कहते हैं, भाषा भूषण ग्रंथ को देखे चित लाए, विविध अर्थ साहित्य तही ताही सकल दर्शाए। बच्चों, वस्तुतः कोई भी युग किसी एक बच्चों ध्यान दो कि वस्तुतः कोई भी युग किसी एक प्रवृत्ति का युग नहीं होता। अधिक से अधिक उसमें एक व्यापक और केंद्रीय प्रवृत्ति जरूर विद्यमान होती है और कुछ प्रवृत्तियां शेष गौण रूप में भी रहती है। अतः कोई भी नामकरण पूर्ण तो नहीं हो सकता, पर यह देखना होता है कि रीतिकाल और श्रृंगार काल में कौन सा नामकरण हमें अधिक व्यापक नजर आता है। स्वाभाविक रूप से हम देखें तो रीतिकाल नाम अधिक व्यापक है, क्योंकि श्रृंगार को केवल एक रीति मानकर इसमें समेटा जा सकता है, मतलब श्रृंगार को रीतिकाल में समेटा जा सकता है। लेकिन अगर हम श्रृंगार काल की बात करें तो उसमें रीति को समेटना बड़ा मुश्किल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रृंगार काल मानते हुए रीति काल इसलिए कहा क्योंकि इसमें प्रत्येक कवि द्वारा इसमें श्रृंगार को कम ज्यादा मात्रा में ग्रहण किया जाना एक विशेष प्रकार की रीति ही है। अतः रीतिकाल को हम रीतिकाल का नामकरण ही उचित मानते हैं। अब बच्चों, हम देखते हैं रीतिकाल के उदय की पृष्ठभूमि। रीतिकाल के उदय की पृष्ठभूमि, साहित्य अपने समय स्थान की परिस्थितियों से अनिवार्यतः प्रभावित होता है। इसलिए साहित्यकार के लिए यह जानना आवश्यक है कि रीतिकाल का उदय किन परिस्थितियों में हुआ था। रीतिकाल का आरंभ हम उस समय से मान सकते हैं जब राजनीतिक दृष्टि से मुगल सत्ता भारत की केंद्रीय सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित थी। बच्चों ध्यान दो,
कि राजनीतिक दृष्टि से उस समय मुगल सत्ता भारत के केंद्रीय सत्ता के रूप में विद्यमान या प्रतिष्ठित थी। छोटे राज्यों रजवाड़ों पर नियंत्रण होने के कारण प्राय उस समय युद्ध नहीं हो रहे थे। सत्ता का चरित्र आदिकाल की तरह ही शोषण पर आधारित था। लेकिन बच्चों, अंतर यह है, आदिकाल में केंद्रीय सत्ता के अभाव में युद्ध निरंतर हो रहे थे और यहाँ केंद्रीय सत्ता की उपस्थिति के कारण युद्ध नहीं हो रहे थे। दरबारी परिवेश में मूलतः दो भाव की कविता संभव थी। पहला है वीरता और दूसरा है श्रृंगार। आदिकाल में युद्ध हो रहे थे, ये दोनों प्रवृत्तियां समय श्रृंगार और वीरता दोनों विद्यमान थी। लेकिन अगर हम इसके विपरीत देखें आदिकाल में, तो युद्ध नहीं हो रहे थे, अतः श्रृंगार ही कविता के केंद्र में है। कविता जैसे आदिकाल के दरबार में थी, वैसी ही रीतिकाल में भी हमें नजर आती है। सामाजिक रूप से भी यह काल सामंतवाद की स्थितियों का ही काल है। सामंतवाद में एक वर्ग भूमि का मालिक होता था, तो दूसरा किसान जो भूमि पर खेती करता था, जिसका भूमि पर कोई भी मालिकाना अधिकार नहीं था। इस प्रकार एक वर्ग बेहद परिश्रम करके भी शोषित रहता था, जबकि दूसरा वर्ग बिना परिश्रम किए ही बहुत अमीर हो जाता था। इस अमीर किंतु श्रमहीन वर्ग, जो श्रम नहीं करता था, वर्ग में रुचियों का विकास होता था। रीतिकाल में एक ऐसी ही रुचि विकसित हुई जो राजा व सामंत चाहने लगे थे कि वे शास्त्रीय ज्ञान से युक्त हो। ऐसी स्थिति में एक विकल्प तो यह था कि वह स्वयं शास्त्रों का अध्ययन करें, किंतु इस काम के लिए उनमें अपेक्षित धैर्य, विवेक और संयम नहीं था। ऐसी स्थिति में रीतिकाल के कवियों में एक वर्ग ने यह दायित्व संभाला। उन्होंने संस्कृत के काव्य शास्त्रों तथा अन्य शास्त्रों में दिए गए लक्षणों का ब्रज भाषा में सबसे पहले अनुवाद किया और फिर उस सिद्धांत या लक्षण को समझाने के लिए उसके उदाहरण के रूप में कविताएं रचना प्रारंभ की। यही परंपरा लक्षण ग्रंथ परंपरा कहलाती है। इस धारा में शामिल कवियों को कभी-कभी आचार्य भी कह दिया जाता है और सामान्य रूप से यह धारा रीति काव्य कहलाती है। इस युग में फारसी काव्य परंपरा का भी हिंदी पर प्रभाव पड़ने लगा था। फारसी काव्य परंपरा की यह विशेषता है कि इसमें कविताएं प्रेम के विरह पक्ष पर ही केंद्रित होती है और विरह की मात्रा भी इसमें बहुत अधिक नजर आती है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो शायरी की प्रमुखता के कारण मुक्त काव्य परंपरा का अभूतपूर्व विकास भी इस काल में हो रहा था। यही कारण है कि रीतिकाल की प्राय कविताओं में मुक्तक भी लिखे गए थे। रीतिकाल के उत्तरार्ध का बच्चों समझने का प्रयास करो। रीतिकाल के उत्तरार्ध का समय, इसमें केंद्रीय मुगल सत्ता के टूटने का समय है। रीतिकाल के उत्तरार्ध का समय केंद्रीय मुगल सत्ता के टूटने का समय है। इस समय मुक्ति की भावना हिंदी में दो रूपों में हिंदी कविता पैदा हुई। एक काव्य धारा ऐसी थी इनमें जो दरबारीपन और रीतिवाद से मुक्त थी, जिसे रीति मुक्त काव्य धारा भी कहा गया है।
दूसरी धारा देखें तो उन कवियों की थी जो मुगल सत्ता के खिलाफ लड़ने वाले राजाओं, जिसमें शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह और छत्रसाल आदि के दरबार में रहकर कविता लिखी। इन कविताओं को रीति इतर कवि काव्य में रखा जाता है। आदिकाल के वीर काव्य में यह कविता इस मायने में भी अलग है कि आदिकाल में जहां वीरता का लक्ष्य व्यक्तिगत या वैयक्तिक था, जबकि इन कवियों के कविता का उद्देश्य राष्ट्रीय भावना से युक्त था। रीतिकाल के दरबारों के बाहर की कविता रची जा रही थी। रीतिकाल के दरबारों के बाहर भी कविताएं रची जा रही थी। रीतिकाल की इस गैर दरबारी कविताएं प्राय दो प्रकार की थी, एक नीति काव्य और दूसरी भक्ति काव्य। भक्ति काव्य की चारों काव्य धाराएं इस काल में भी कम ज्यादा मात्रा में बनी रही है। हालांकि भक्ति काल जैसा उसमें तीव्रता और रंगत नहीं नजर आई। इसके अतिरिक्त इस काल में पहली बार स्वतंत्र रूप से नीति काव्य की परंपरा का भी विकास हुआ, जिसमें लोक भाषा में लोक जीवन के उदाहरणों के आधार पर नीति काव्य भी लिखे गए। अब बच्चों, हम रीति साहित्य के वर्गीकरण पर विचार करेंगे। रीति काल को हम पढ़ने की दृष्टि से या समझने की दृष्टि से रीति काल को हम तीन भागों में बांट सकते हैं: रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्य। जैसे रीति काव्य में दो प्रमुख कवि केशवदास और पद्माकर। इस रीति काव्य में लक्षण ग्रंथ परंपरा और आचार्य कवि परंपरा है। दूसरा है रीतिबद्ध, इसमें महाकवि बिहारी लाल प्रमुख है। तीसरा है रीति मुक्त, उसमें घनानंद प्रमुख है। और एक अन्य जो रीति काल से इतर हटकर रीति इतर काव्य है, जिसमें दरबारी कविता और गैर दरबारी कविता है। दरबारी कविता में वीर काव्य और गैर दरबारी कविता में नित्य काव्य और भक्ति काव्य प्रमुख रूप है। अब देखते हैं रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त और रीति इतर काव्य है। पहला है रीति काव्य। यह काव्य धारा उन कवियों की है जिन्होंने, बच्चों ध्यान दो, यह काव्य धारा रीति काव्य, यह काव्य धारा उन कवियों की है जिन्होंने राजा और सामंतों को शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की। यह पहले संस्कृत के ग्रंथ से लक्षण या सिद्धांत का अनुवाद ब्रज भाषा में प्रस्तुत करते थे, जैसा अभी मैंने पहले बताया। फिर वो सिद्धांत या लक्षण के उदाहरण के रूप में कविता लिखते थे। इसी काव्य धारा को लक्षण ग्रंथ परंपरा भी कहते हैं। क्योंकि इस धारा के कवियों ने ज्ञान को सरस और सरल रूप में प्रस्तुत किया, इसलिए इन्हें आचार्य कवि भी कहा जाता है। केशव दास, पद्माकर, चिंतामणि, देव, भिखारी ठाकुर, मतीराम आदि इस धारा के प्रमुख कवि है। दूसरा है रीतिबद्ध काव्य धारा। रीतिबद्ध काव्य मानसिकता के स्तर पर रीति काव्य के ही समान नजर आता है। इस धारा के कवियों ने काव्य शास्त्र के सिद्धांत या लक्षण प्रस्तुत नहीं किए थे, केवल कविताएं लिखी थी। पर ये कविताएं वस्तुतः काव्य शास्त्रीय नियमों को ध्यान में रखकर लिखी गई थी। राजाओं की प्रशस्ति और श्रृंगार की केंद्रीयता जैसी जो विशेषताएं काव्य में, रीति काव्य में है, वे इस काव्य धारा में भी है। बिहारी इस काव्य धारा के प्रमुख कवि है। तीसरा है रीति मुक्त काव्य धारा। है रीति मुक्त काव्य धारा।
रीति मुक्त काव्य धारा रीति काल में विशिष्ट स्थान रखती है। परिवेश में इस धारा के कवि भी दरबारी हैं, पर रीतिवाद का पालन करने के लिए वह तैयार नहीं है, अर्थात रीति के नियमों में स्वयं को नहीं बांधे। दरबार में रहकर भी ये कवि अनुभूति की प्रामाणिकता, बच्चों ध्यान दो, दरबार में रहकर भी ये कवि अनुभूति की प्रामाणिकता या दायित्व मूलक प्रेम का पालन करने वाले कवि हैं। इन्हीं कवियों की परंपरा को रीति मुक्त काव्य कहते हैं। घनानंद इस धारा के सर्व प्रमुख कवि है। अन्य कवियों में आलम भोदा ठाकुर भी तथा द्विजदेव है। अब रीति काव्य, रीतिबद्ध और रीति मुक्त के अलावा भी एक रीति इतर काव्य इस काल में रचा गया है, जो तीनों का उपरोक्त परंपराओं से अलग है। इसे रीति इतर काव्य कहते हैं। इसमें एक धारा दरबार से जुड़ी हुई है, और यह दरबार मुगल शासन के विरुद्ध लड़ने वाले संघर्षशील राजाओं का है। अतः दरबार से जुड़ने के बाद भी यह कविता दरबारी मिजाज से अलग है। यह धारा वीर काव्य की है। के प्रमुख कवियों में भूषण, गुरु गोविंद सिंह आदि शामिल हैं। इसमें ही एक धारा भक्ति काव्य की है। दरअसल देखें तो भक्ति काव्य भक्ति काल के साथ ही समाप्त नहीं हो गया था। कम ज्यादा या थोड़ी मात्रा में यह रीति काल तक भी चल रहा था। अंतिम धारा है नीति काव्य। इस नीति के कथन स्वतंत्र रूप में कहे गए। भक्ति काल तक भी नीति कथन कविता में आते थे, पर यहाँ वे धर्म में जुड़कर आते थे, जबकि इस धारा में पहली बार वह स्वतंत्र रूप में आए। वृंद और गिरिधर कविराज इसके प्रमुख कवि हैं। अब बच्चों देखते हैं रीति काल के उदय के कारण। वह कौन से कारण हैं जिससे रीति काल का आरंभ, रीति काल उदय हुआ? 1650 ईस्वी के आसपास हिंदी साहित्य में के इतिहास में उत्तर मध्य काल की शुरुआत हुई, जिसे जॉर्ज रियर्सन और आचार्य शुक्ल ने रीति काल कहकर संबोधित किया। इतिहासकारों ने इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास किया कि भक्ति काल को रीति काल में रूपांतरण करने वाली कौन सी परिस्थितियां थी। बच्चों ध्यान दो कि भक्ति काल को रीति काल में रूपांतरित करने वाली कौन सी प्रमुख परिस्थितियां थी। इस संबंध तो हम ये उदय के कारण जानने का प्रयास करेंगे। अगर पहले कारण की बात करें तो सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण कारण तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में हमें नजर आता है। दिल्ली सल्तनत के दौर में ऐसी राजनीतिक स्थितियां नहीं बन पाई थी कि हिंदी के बहुत से कवि दरबार का आश्रय ले सके। मुगल शासन की स्थापना के बाद जैसे कई हिंदू राजा मुगलों के साथ राजनीतिक समझौता भी करने लगे थे, और इससे उनकी राजनीतिक स्थिति सुरक्षित हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध की संभावनाएं प्राय समाप्त हो गई थी, खत्म हो गई थी। और इस मुगल सत्ता ने सभी की भौगोलिक और सीमाएं निश्चित कर दी तथा अधिकार निश्चित कर दिए गए थे, जिसके फलस्वरूप हम देखें तो युद्ध की संभावनाएं
लगभग खत्म हो गई थी। ऐसी सुरक्षित सामंती व्यवस्था में रुचियों के विकास की उर्वरा शक्ति, ऐसी सुरक्षित सामंती रुचियों के विकास की उर्वरा भूमि होती है। सामंतों की यही रुचि रीति परंपरा के रूप में उभरी और यहीं से हम रीति काल की शुरुआत मानने लगे। भक्ति काल में कहीं कहीं हमें काव्य शास्त्रीय चर्चाएं प्रमुखता से होने लगी थी। जो कवि मूलतः भक्त थे, उन्हें काव्य शास्त्रों में रुचि नहीं थी, लेकिन कुछ कवि ऐसे भी थे जो भक्ति के साथ साथ काव्य यश को भी महत्व देते थे। ऐसे कवियों में नंददास हमें अग्रणी कवि नजर आते हैं, जिन्होंने 1560 ईस्वी के आसपास रस मंजरी नामक काव्य की रचना की। इसी प्रकार देखें तो 1571 में कृपाराम ने नित्य तरंगिणी की रचना की और इसी परंपरा में आगे बढ़ते हुए आचार्य केशव दास ने रस मंजरी की भी रचना की। और आचार्य, माफ करना बच्चों, आचार्य केशव ने भी इस परंपरा में आगे बढ़ते हुए 1601 ईस्वी में कवि प्रिया लिखी। इस दौर में रहीम और सुंदरदास जैसे कवियों ने भी काव्य शास्त्र के प्रति अपना एक अलग ही रुझान दिखाया था। तो बच्चों, स्पष्ट है कि रीति परंपरा का निरूपण रीति काल में पैदा नहीं हुआ, इसके बीज हमें भक्ति काल के उत्तरार्ध से ही नजर आने लगे हैं। रीति काल की विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितियों ने इस परंपरा को ऊंचे स्तर पर ले जाने की भूमिका निभाई। तीसरा देखें तो भक्ति काल के अंतिम दौर की कविता में श्रृंगार तत्व की उपस्थिति हमें बढ़ती हुई नजर आती है। यूं तो भक्ति काल के शुरू से ही श्रृंगार कविता का महत्वपूर्ण विषय था। जैसे देखें तो कबीर की सूफियाना कविताओं में और जायसी और अन्य सूफियों की कविताओं में तसव्वुफ आधारित कविताओं में श्रृंगार भाव प्रमुख था। जैसे जैसे भक्तिकाल अपने चरम की ओर उत्तरार्ध की ओर बढ़ने लगा, श्रृंगार का महत्व भी बढ़ता ही गया। इसमें कृष्ण काव्य धारा की केंद्रीय भूमिका रही। इसमें वल्लभाचार्य, निम्बाकाचार्य, चैतन्य महाप्रभु जैसे दार्शनिकों के प्रभाव से श्रृंगार प्रधान भक्ति की परंपरा शुरू हुई। धीरे धीरे कृष्ण धारा में ईश्वर सिर्फ एक आवरण के रूप में रह जाता है और उस आवरण के भीतर मानवीय श्रृंगार की सभी विशेषताएं, सभी प्रवृत्तियां खुलकर आने लगी। जयदेव भी परंपरा में आगे बढ़ते हैं। सूर और उनके सहयोगी भी कवियों ने कहीं की राधा कृष्ण के ऐसे चित्र प्रस्तुत किए कि यदि उनमें राधा और कृष्ण का नाम न हो तो अश्लील रचनाएं ही मानना जरूरी हो जाएगा। जहां तक राम काव्य धारा की बात है तो राम काव्य धारा सामान्य इन प्रवृत्तियों से बची रही, किंतु भक्ति काल के उत्तरार्ध में भी रामचरण दास और प्रयागराज प्रयागदास जैसे कवियों ने इस काव्य धारा में भी श्रृंगार की प्रधानता स्थापित कर दी। रामचरण दास की कुछ कविताओं में सीता और राम के श्रृंगार का घोर अश्लील वर्णन करने की दृष्टि से ही प्रसिद्ध है। आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी ने व कुछ अन्य समीक्षकों ने संकेत रूप में कहा है कि रीतिकाल भक्ति काल का ही उत्तरकालीन श्रृंगार मंडन है।
इन विद्वानों का मत है कि भक्ति काल के अंत में कवियों के भीतर एक बेचैनी दिखाई पड़ती है। भक्ति काल के अंतिम समय में कवियों के भीतर बेचैनी दिखाई पड़ती है। वे भक्ति जैसे भावों से मुक्त होकर श्रृंगार जैसे सहज भाव को व्यक्त करना चाहते थे। इसके पीछे ठोस कारण भी विद्यमान थे। लगभग 300 सालों से हिंदी साहित्य भक्ति मार्ग पर चल रहा था। अगर हम मनोविज्ञान के नियम की बात करें तो मनोविज्ञान का सामान्य नियम है कि मनुष्य के लिए किसी भी एक भाव को लंबे समय तक संतुष्ट होना संभव नहीं था। फिर भी जैसा भक्ति भाव जो सांसारिक जीवन और मनोवैज्ञानिक सहजताओं से कुछ दूरी पर था, लोकचित्त को स्थायी रूप में कैसे बांधा जा सकता था। इसलिए अलौकिक आवरण को हटाकर लौकिक जीवन के उल्लास को खुलकर जीने की इच्छा समाज में भी बलवती होती जा रही थी। भक्ति काल से रीति काल का रूपांतरण इसी परिवर्तन बिंदु का सूचक है। हुआ सिर्फ यह है कि भक्ति काल के अंत में श्रृंगार जैसे भाव जो भक्ति के आवरण के भीतर व्यक्त हो रहे थे, अब वह बिना आवरण के सीधे तौर पर व्यक्त प्रस्तुत होने लगे। इसका प्रमाण यह है कि रीतिकाल के कवियों ने सामान्य जीवन के श्रृंगार को केंद्रीय महत्व दिया और कहीं कहीं देखे तो राधा कृष्ण की चर्चा भी की। उसमें भी लौकिक पक्ष पर ही अधिक बल दिया, न कि अलौकिक पक्ष पर। बिहारी का काव्य हमें इस बात का प्रमाण नजर आता है। वे तो राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े होने के बावजूद भी कृष्ण और राधा का मजाक करते हैं। वह कहते हैं जोरी जुरे फिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के धीर। यही तथ्य और स्पष्ट होकर हमें भिखारी ठाकुर में नजर आता है। वे घोषणा करते हैं राधा और कृष्ण का नाम तो सिर्फ गाना है, असली उद्देश्य तो यश की प्राप्ति करना है। वे कहते हैं आगे के सुकवि रीजी ही तो कविताएं, न तो राधिका कन्हई तो सुमरिन को बहानो है। आगे देखते हैं भक्ति काल के अंत में ब्रज भाषा का काव्य भाषा के रूप में चरम विकास हो गया था। उसने भी रीतिकाल की संभावनाओं को आगे बढ़ाया था। रीतिकालीन कविता को एक ऐसी ही भाषा की आवश्यकता थी जिसमें श्रृंगार जैसे भावों की अभिव्यक्ति के लिए कोमलता और तन्मयता विद्यमान हो, जिसमें संगीतात्मकता और लयतात्मकता को साधने का जबरदस्त क्षमता हो, में लोच हो, ध्वनि की झंकार हो और चमत्कार पैदा करने की क्षमता हो। क्योंकि रीतिकाल को ब्रज भाषा के तौर पर ऐसी बनी बनाई संरचना ही मिल गई थी। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी बिहारी के काव्य चमत्कार का सूक्ष्म तुलना गालिब की शायरी से भी की है। अब बच्चों में आते हैं रीतिकाल के पतन के कारण। वो कौन से कारण थे जिससे रीतिकाल का पतन आरंभ हुआ? सन 1850 ईस्वी के आसपास। बच्चों समझने का प्रयास करो। सन 1850 ईस्वी के आसपास हिंदी कविता के इतिहास में रीतिकाल की समाप्ति हुई और भारतेंदु युग
भारतेंदु काल के माध्यम से आधुनिक काल की शुरुआत होती है। इस परिवर्तन को हिंदी साहित्य के इतिहास में माना जाता है। रीतिकाल के पतन का मूल कारण हमें तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में नजर आता है। 18वीं रही थी, मुगल शासन लगातार कमजोर होता हुआ था, जिसके फलस्वरूप राज्य रजवाड़े खत्म हो रहे थे, जिनके भीतर काव्य रीति काव्य में परवरिश हुई थी। अंग्रेजी शासन को ऐसी कविताओं से कोई मोह नहीं था, इसलिए उसके काव्य रीति के संरक्षण की कोई नहीं थी। रीति का पतन तो इस में आधुनिक विचारधारा तेजी से प्रचलन हो रहा था। 19वीं शताब्दी के वक्त में नवजात और समाज की रुचि काव्य शास्त्र और का भेद से हटकर नारी सुधार, विधवा पुनर्विवाह, जातिगत समानता जैसे विषयों में होने लगी थी। बहुत से समाज सुधारक प्रिंटिंग प्रेस का लाभ उठाकर पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित कर रहे थे, ताकि समाज के भीतर आत्म परिष्कार की चेतना उत्पन्न हो। कविता का महत्व इस समय कम होने लग गया था, गद्य का महत्व लेकिन तेजी से बढ़ रहा था। खड़ी बोली साहित्य की समृद्ध भाषा के रूप में उभर कर हमारे सामने आ रही थी। इससे उसे गद्य में निर्विवाद रूप में स्वीकार किया जा रहा था और धीरे धीरे कविता के क्षेत्र में भी ब्रज भाषा को खदेड़ रही थी। खड़ी बोली का मिजाज ही ऐसा था कि उसे रीतिवादी तेवर की कविता लिखना असंभव था। ऐसा नहीं है कि रीति काल एक झटके में समाप्त हो गया था, कोई भी काल एक झटके में समाप्त नहीं होता। पद्माकर इसके अंतिम समर्थ कवि है, जो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में काफी सफल हुए थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके मंडल के अधिकांश कवियों ने अपनी आधुनिकता के बावजूद रीतिवादी विजनों से की कविताएं पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाई थी और समस्या पूर्ति जैसी परंपराओं में लगे हुए थे। युग और छायावाद तक भी रीतिकालीन प्रवृत्तियों के हमें अवशेष नजर आ रहे थे, लेकिन सच यही है कि ब्रिटिश सत्ता, नवजागरण आंदोलन और आधुनिक विचारधारा ने रीतिवाद की जड़ें खोदकर और उसे खत्म कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसे खत्म होना ही था। अब बच्चों हम आते हैं रीति काव्य का प्रवर्तक। रीति काव्य का प्रवर्तक किस कवि को माना जाता है? रीति काव्य का प्रवर्तक किस कवि को माना जाता है? रीति काव्य के प्रवर्तक की बात करें तो हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में पर्याप्त मतभेद नजर आता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रीति काव्य का प्रवर्तक कृपाराम को मानना चाहिए, जिन्होंने 1571 ईस्वी में अपना ग्रंथ
हित तरंगिनी रचा था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह सम्मान कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि नंददास को मिलना चाहिए, जिन्होंने 1560 ईस्वी के आसपास अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रस मंजरी की रचना की। कैप्टन नगेंद्र के मतानुसार रीति काव्य का प्रवर्तक आचार्य केशवदास को मानना चाहिए, जिन्होंने 1601 में कवि प्रिया की रचना की। इसके अतिरिक्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में दावा किया है कि रीति काव्य का प्रवर्तक त्रिपाठी को ही मानना उचित होगा, जिन्होंने 1643 के आसपास अपने लक्षण ग्रंथ काव्य विवेक, काव्य प्रकाश तथा कवि कुल कल्पतरु की रचना की। यदि काल की दृष्टि से विचार करें तो यह साफ दिखता है कि नंददास और कृपाराम रीति काव्य परंपरा के प्रारंभिक प्रस्तावक हैं। किंतु ये दोनों कवि भक्ति काल के भीतर में नजर आते हैं। दूसरा, उनके यहाँ सिर्फ रीति परंपरा सिर्फ सांकेत रूप में या सांकेतिक रूप में हमें नजर आती है, बृहद या बड़े स्तर पर नहीं। इसलिए इन दोनों को रीति काव्य का प्रवर्तक मानना उचित नहीं है। अब हम इतना अध्ययन करने के बाद इस विवाद तक पहुंचे हैं कि अब मुख्य विवाद केशवदास और चिंतामणि के संबंध में। आचार्य शुक्ल जानते हैं कि केशवदास का रचना काल चिंतामणि के रचना काल के लगभग 50 वर्ष पहले का है, लेकिन तब भी उन्होंने चिंतामणि त्रिपाठी को ही रीति काव्य का प्रवर्तक माना। उन्होंने अपने मत में कुछ तर्क भी दिए हैं, जिन्हें हम समझने का प्रयास करेंगे। केशवदास कहते हैं, केशवदास अलंकारवादी आचार्य थे। उन्होंने आचार्य भामा और भामा आदि अलंकारवादी का अनुसार आगे की रीति परंपरा पर प्रमुख है रसवादी रही, नहीं कि अलंकारवादी। चूंकि चिंतामणि त्रिपाठी ने रसवादी परंपरा का अनुकरण साफ तौर पर दिखाई देता है, इसलिए इस परंपरा की शुरुआत चिंतामणि त्रिपाठी से ही रही। वह दूसरा तर्क देते हैं, केशव ने अपने लक्षण ग्रंथों को काव्य शास्त्र की प्राचीन परंपरा का अनुकरण किया। वह भामे, दंडी, रुद्रट के सिद्धांतों का अनुकरण करके उनके ग्रंथों में उनका अनुकरण उनके ग्रंथों में व्यापक रूप से दिखाई दे रहा है। यदि हम आगे की रीति परंपरा को देखें तो उनमें मूल संस्कृत के ग्रंथों के स्थान पर संस्कृत की परवर्ती सरल रचनाओं जैसे पूर्वानंद और चंद्रालोक का अनुकरण किया गया है। चिंतामणि त्रिपाठी ने परवर्ती सरल रचनाओं को ही आधार बनाया है, इसलिए चिंतामणि त्रिपाठी को ही रीति काव्य का प्रवर्तक मानना चाहिए। उन्होंने तीसरा तर्क दिया, केशवदास ने रसिक प्रिया की रचना चिंतामणि से काफी पहले की थी। इसमें शुक्ल को संदेह नजर नहीं आता, लेकिन केशव के बाद यह परंपरा अविच्छिन्न रूप से आगे नहीं बढ़ सकी। चिंतामणि के समय तक कवियों की रुचि अलंकार ग्रंथ परंपरा में ज्यादा हो गई थी,
इसलिए यह परंपरा निरंतर आगे बढ़ती हुई नजर आती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का के मत का खंडन करते हुए डॉक्टर नरेंद्र कहते हैं, यह ठीक है कि परंपरा प्रमुख रूप से रसवादी रही है, रीति परंपरा प्रमुख रूप से रसवादी रही है, किंतु केशव संकीर्ण नहीं अलंकारवादी आचार्य थे। उन्होंने अलंकार सिद्धांतों को व्यापक अर्थ के रूप में लिया। इस व्यापक अर्थ के अंतर्गत रस और सभी काव्य शास्त्रीय संप्रदाय अलंकार में ही शामिल हो जाते हैं। इसलिए इनका अलंकारवादी रसवाद का विरोध नहीं है। इस आधार पर के प्रवर्तक होने को असिद्ध नहीं किया जा सकता है। वह दूसरा तर्क देते हैं, यह ठीक है कि लक्षण ग्रंथों की परंपरा अविच्छिन्न रूप से केशव के साथ शुरू नहीं हुई, बल्कि इस परंपरा में के प्रवाह में 1650 ईस्वी के आसपास यह दिखाई देता शुरू हुआ। यह न तो केशव का दोस्त था, न ही चिंतामणि की योग्य था। इसका कारण यह था कि चिंतामणि के समय तक आते कवि रुचि और जन रुचि लक्षण ग्रंथों के अनुकूल हो गई थी। इसे केशव का दोष न मानकर उनके परिवर्तन होने को खारिज नहीं किया जा सकता। अब संपूर्ण निष्कर्ष के रूप में देखें तो यही निकलता है कि सिद्धांत केशव दास को ही रीति काव्य का परिवर्तक माना जाना चाहिए, किंतु शुक्ल की इस बात से भी सहमत होना पड़ेगा कि रीति काव्य परंपरा का वास्तविक विकास चिंतामणि त्रिपाठी से ही हुआ। अब बच्चों हम देखते हैं रीतिकालीन कवियों की प्रमुख विशेषताएं। रीतिकालीन कवियों की प्रमुख विशेषताएं। पहला है रीति निरूपण। रीतिकालीन कवियों ने 3 प्रकार से रीति निरूपण किया। पहला है काव्यांग परिचय कवि, जिसमें जसवंत सिंह, रसिक सुमति, याकूब खान, गोविंद दुल्हे, रसरूपक आदि हैं। दूसरा है रीति निरूपक एवं काव्य रचना को समान महत्व देने वाले कवि, जिसमें चिंतामणि त्रिपाठी, मतीराम भूषण आदि प्रमुख। इसी में तीसरा है कवि कर्म को महत्व देने वाले रीति ग्रंथकार कवि, जिसमें बिहारी, भूपति, चंदन, मतीराम आदि प्रमुख है। रीतिकालीन कवियों की दूसरी विशेषता है श्रृंगारिकता। रीतिकालीन कवियों की रचनाओं में श्रृंगारिता पर्याप्त नजर आती है। श्रृंगार के संयोग और दिए दोनों का पर्याप्त मात्रा में वर्णन करते हैं। तीसरा देखें तो अलंकारिकता। रीतिकालीन कवियों के काव्य में अलंकारिकता पर्याप्त नजर आती है। केशव ने कहा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुब्रन सरस सुव्रत, भूषण बिनु न विराजई, भूषण बिनु न विराजई। कविता वनिता में। तीसरा है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रीतिकालीन का अधिकांश
कवि राज दरबारों में रचा गया। अधिकांश कवियों का राज दरबारों का आश्रय था। में बिहारी देव भूषण भूषण केशव मतिराम आदि प्रमुख कवि थे। अतः स्वाभाविक ही था कि वे अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते। देव ने अपने आश्रयदाता भवानी विलास की प्रशंसा करते हुए भवानी सिंह की प्रशंसा करते हुए भवानी विलास नामक ग्रंथ लिखा। तो सूदन ने भरतपुर के राजा सुजान सिंह की प्रशंसा करते हुए सुजान चरित्र की रचना की। भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा में शिवा बावनी और छत्रसाल बुंदेला की प्रशंसा में छत्रसाल शतक की रचना की। छत्रसाल दशक। अगला है बहुज्ञता और चमत्कार प्रदर्शन। रीतिकालीन कवियों में बिहारी जिन्होंने अपने काव्य में बहुज्ञता और चमत्कार प्रदर्शन पर्याप्त मात्रा में किया। रीतिकालीन कवियों ने भक्ति और नीति के विषय में भी पर्याप्त लिखा। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से ही नहीं और हो भी नहीं सकता, क्योंकि भक्ति उनके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। भौतिक रस की उपासना करते हुए उनके विलास जर्जर मन में इतना नैतिक बल नहीं था कि वह भक्ति रस में अनास्था प्रकट कर सके अथवा सैद्धांतिक निषेध कर सके। आगे है नारी भाव। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज की संगठन इकाई नहीं, बल्कि सब प्रकार के बंधनों से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र थी। आगे है प्रकृति चिंतन। रीतिकालीन कवियों ने पर्याप्त मात्रा में प्रकृति को आलम बनाकर अपने काव्य में स्थान दिया। रीतिकालीन कवियों ने प्रमुख रूप से ब्रज भाषा का उपयोग करते हुए अपने काव्य का विकास किया। बच्चों, आज हमारा रीतिकाल समाप्त होता है। अब हम अगली कक्षा में आधुनिक काल पढ़ेंगे, जिसमें भारतेंदु और द्विवेदी काल प्रमुख रूप से है। बच्चों, किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।